अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि हमने रिप्रोडक्शन पे लेक्चर स्टार्ट किए हैं। ये क्लास 10 के बायोलॉजी की यूनिट नंबर 14 का चैप्टर है रिप्रोडक्शन। इसमें हमने तकरीबन 2 लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं, जिसमें मैंने रिप्रोडक्शन की इंट्रोडक्शन की और मैंने रिप्रोडक्शन का इम्पोर्टेंस आपको बताया कि अगर रिप्रोडक्शन ना होता तो क्या क्या ना होता। और फिर बाद में मैंने सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंसेस बता दिए आपको, ताकि आपको सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जो डिफरेंसेस हैं उनका कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो। ठीक है, अब हम अपने लेक्चर्स को मज़ीद बढ़ाते हैं अपने लेक्चर को मज़ीद बढ़ाते हैं और जो टॉपिक है हमारे पास किताब में वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ा था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्या। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने पढ़ा था कि वो रिप्रोडक्शन है जो कि एसेक्सुअल है, यानी जो सेक्सुअल नहीं है। ए का मतलब क्या था? नॉट, मैंने पढ़ाया था आपको। ठीक है, जो कि सेक्सुअल नहीं है, यानी हमें पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स की जरूरत होती है। एसेक्सुअल में मैंने बताया था कि इट इज अ यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन। ठीक है, यूनिपेरेंटल मतलब एक ही पेरेंट से नए डॉटर सेल्स बनते हैं। ठीक है, तो वो रिप्रोडक्शन जिसमें हम नई नस्ल बनाने के लिए 2 अपोजिट सेक्सेस का यूज नहीं करते, वो रिप्रोडक्शन जिसमें नई नस्ल बनाने के लिए हम 2 अपोजिट सेक्स के गैमीट्स को कंबाइन नहीं करते, उस रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलो मैं लिख देता हूं, यही डिफिनेशन लिखता हूं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इस डिफिनेशन के साथ तो मैं भी समझाता हूं। अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, यस, ये रिप्रोडक्शन का एक किस्म है, हमें पता है, which does not require fusion of genetic material, या इस जेनेटिक मटेरियल की जगह मैं ये भी लिख सकता हूं फ्यूजन ऑफ गैमीट्स ऑफ opposite sexes for reproduction। ठीक है, रिप्रोडक्शन के लिए ये वो रिप्रोडक्शन की वो किस्म है जिसमें अपोजिट सेक्सेस की गैमीट्स की फ्यूजन की जरूरत नहीं होती, एक ही पेरेंट से होता है। तो जब एक ही पेरेंट से होता है तो गैमीट्स की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, और जो भी डिटेल है वो मैंने कल लेक्चर में आप सबको समझाया था। अभी हम देखते हैं कि इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स कितने हैं। ठीक है, तो बहुत से टाइप्स हैं हमारे बुक में, जो है वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है फिजन है दोस्तों। क्या है? फिजन। तो चलो मैं कंप्लीट लिख देता हूं। बाइनरी फिजन है, इसके बारे में मैं बात करूंगा। क्या? बाइनरी फिजन। फिर दूसरा आता है मल्टीपल फिजन आता है। ठीक है, इसके बारे में भी इंशाल्लाह डिटेल से बात करेंगे। फिर तीसरा है हमारे पास हमारे बुक में जो है बडिंग है, इसके बारे में भी इंशाल्लाह बात करूंगा। फिर है स्पोर फॉर्मेशन, ये भी डिस्कस करेंगे। फिर आएगा हमारे रास्ते में फ्रैगमेंटेशन। ठीक है, फिर हम डिस्कस करेंगे रीजनरेशन। ये रीजनरेशन भी एक टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। और फिर नंबर 7 पे हमारे पास आता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है, तो ये टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने आप लोगों के सामने लिखे हैं। इंशाल्लाह इनमें से हम डिस्कस करेंगे सबको। हमारे साथ रहिए, कहीं भी मत जाइए। अगर आपने अभी तक अगर आप लोगों की
पहली मर्तबा है हमारे चैनल हमारे वीडियो को देखने की, तो प्लीज़ आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मैं आप लोगों की अटेंशन नहीं हटाना चाहता। बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपिगेशन, ये सब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स है। अभी मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ इस लेक्चर में बाइनरी फिजन को। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अपने लेक्चर का आगाज करते हैं। नंबर 1 टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज बाइनरी फिजन। राइट, इस बात का मतलब क्या है दोस्तों? फिजन किसे कहते हैं? लोग केयरफुली, फिजन, ये जो फिजन का लफ्ज है इसका मतलब है स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग, और स्प्लिटिंग का मतलब है टूट जाना, टूट जाना, और बाइनरी का मतलब है टू। ठीक है, दो, यानी दो, जो जिसे हम कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि बाइनरी फिजन में जो ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करना चाहता है उसकी बॉडी दो हिस्सों में स्प्लिट होती है। ठीक है, फिर बताता हूं। बाइनरी फिजन वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें जानदार की बॉडी, जिसमें ऑर्गेनिज्म की बॉडी दो डॉटर सेल्स में स्प्लिट हो जाती है। इस टाइप के रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं बाइनरी फिजन। तो लेट्स राइट इट। द टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये लिखने की इतनी जरूरत नहीं है। द पेरेंट ऑर्गेनिज्म, ये मैं लिख देता हूं, पेरेंट ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स to form two daughter organisms। ठीक है, डॉटर ऑर्गेनिज्म, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें पेरेंट ऑर्गेनिज्म डिवाइड होके दो डॉटर ऑर्गेनिज्म बनाता है, इस टाइप के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं बाइनरी फिजन। दोस्तों गौर से देखें, औरों में भी दो ऑर्गेनिजम्स बनते हैं, दो डॉटर सेल्स बनते हैं, लेकिन यहाँ पे मतलब ये है कि ये जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है, जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है, ये टोटली स्प्लिट होता है। क्या बनाता है? दो डॉटर सेल्स बनाते हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं बाइनरी फिजन, दो टुकड़ों में स्प्लिट हो जाना। ठीक है, अब देखते हैं कि ये किस तरह होता है। ये बाइनरी फिजन का मैकेनिज्म क्या है, जानदार के बॉडी में होता क्या है असल में, मैकेनिज्म ऑफ बाइनरी फिजन, इस बात को समझने की इंतहाई जरूरी है। इस बात का सबको पता होता है कि बाइनरी फिजन वो है जिसमें जानदार दो टुकड़ों में स्प्लिट होता है और फिर दो डॉटर सेल्स बनाता है, और फिर एग्जाम्पल्स क्या है, ये फ्ला 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 ऑर्गेनिज्म में ये होता है। ये इतनी जरूरी नहीं है, मैकेनिज्म जानना जरूरी है कि असल में जानदार के बॉडी में होता क्या है। तो मैं स्टेप्स लिखता जाऊंगा और डायग्राम में भी आपको समझाता रहूंगा कि आपको क्लियर कंसेप्ट हो जाए बाइनरी फिजन के बारे में। ठीक है, तो चले हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक बैक्टीरिया को अपने नजरों के सामने रखा है और देखते हैं कि बैक्टीरिया बाइनरी फिजन के थ्रू स्प्लिट हो रहा है और क्या कर रहा है, रिप्रोडक्शन कर रहा है। तो चले हम यहाँ पे एक बैक्टीरिया बनाते हैं। ठीक है, ये हुई हमारी बैक्टीरिया। ठीक है, ये बैक्टीरिया बहुत ज्यादा खुश है। क्यों खुश है? क्योंकि ये रिप्रोडक्शन करने जा रहा है, ये अपने नस्ल को बढ़ाना चाहता है। ठीक है, तो आप सबको पता है कि ये जो है, ये बैक्टीरिया की क्या है, ये बैक्टीरिया की डीएनए है। और आप सबको ये भी पता है कि बैक्टीरिया में एक एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए होता है जिसे हम प्लाज्मिड कहते हैं, और इसमें और सेलुलर ऑर्गेनेल्स भी बहुत से पाए जाते हैं। तो हमें उनसे कोई काम नहीं है, हम अपने काम से काम रखेंगे। जो हमारा काम है वो है इस बैक्टीरिया को दो टुकड़ों में स्प्लिट करना। ठीक है, तो सबसे पहला जो स्टेप होता है, देखिए यहाँ पे मैं स्टेप्स लिख देता हूं। बाइनरी फिजन जब शुरू होती है तो क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें कि जो डीएनए है ये कॉइल्ड है। डीएनए क्या है? कॉइल्ड है। तो जब डीएनए कॉइल्ड है तो देखिए गौर से, जब ये ऑर्गेनिजम्स दो और बनाएगा तो इसकी डीएनए तो डबल होनी चाहिए। जब भी रिप्रोडक्शन होता है नए नस्ल में डीएनए तो जाती है, तो जब नए नस्ल में डीएनए जाती है तो डीएनए को तो डबल करना पड़ता है ना। ठीक है, डीएनए को
डबल करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको ये किताब दे दी और मैं कहता हूं कि इस किताब को इस तरह से करो कि इस किताब को 2 शागिर्दों को दे दो, तो आपने क्या करना है, आपने जाके इस किताब का एक फोटोस्टेट निकालना है। ठीक है, तो जब हम इस बुक को फोटोस्टेट वाले के दे देंगे कि आप इसकी कॉपी बना दे, तो वो कॉपी बना देगा और हमें दे देगा। तो अब हमारे हाथों में कितने बुक्स हो गए, 2। हम एक बुक उसे दे देंगे, एक बुक दूसरे दोस्त को दे देंगे, तो दोनों दोस्तों को एक एक कंप्लीट बुक मिल गया। तो इसे कहते हैं कॉपी करना। इसी तरह जब एक सेल डिवाइड होके 2 सेल बनाता है और इन 2 सेलों को अपनी तरह बनाता है, बिल्कुल अपनी तरह, तो इसमें जितनी डीएनए मौजूद थी, जिस कलर की डीएनए मौजूद थी, वो इसी में भी आएगा और इसमें भी आएगा। ठीक है, तो देखिए गौर से, ये डीएनए और ये डीएनए तो एक दूसरे की तरह हो गए, चलो ठीक है। ये कहां से आ गए, ये एक एक्स्ट्रा कॉपी बन गया ना, एक्स्ट्रा कॉपी। ठीक है, तो अगर ये एक्स्ट्रा कॉपी नहीं बनता तो क्या इस सेल में डीएनए आ जाता, नहीं आता, उसी एक सेल में चला जाता, 2 डॉटर सेल्स तो नहीं बनते। तो देखिए ये जो डीएनए हो गई, ये क्या हो गई, सबसे पहले कॉपी हो गई इसी सेल में, डबल हो गई। जब डबल हो गई तो एक कॉपी इसको दे दी, एक कॉपी अपने पास रखी, मतलब इसको दे दी। ठीक है, तो क्या हो गई, 2 सेल्स बन गए। तो इसी तरह क्या होता है, जब बैक्टीरिया, जब कोई और माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करता है तो सबसे पहले क्या करता है, सबसे पहले अपने डीएनए को डबल करता है, डीएनए को रिप्लिकेट करता है, डीएनए को कॉपी करता है और अपने पास रखता है। जब 2 ऑर्गेनिजम्स बन रहे होते हैं तो एक कॉपी एक को दे देता है, एक कॉपी दूसरे को दे देता है और काम तमाम हो जाता है। ठीक है, अब देखें, ये जो डीएनए है ये कॉइल्ड है। कॉइल्ड का मतलब है कि ये इस तरह से एक दूसरे से रैप हो गया है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, जब हम इस डीएनए पे तो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, मिलियंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ठीक है, तो इन न्यूक्लियोटाइड्स को हमने क्या करना है, हमने इन न्यूक्लियोटाइड्स को कॉपी करना है। देखिए इस तरह यहाँ पे एंजाइम्स आएंगे, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स, और वो इन न्यूक्लियोटाइड्स को रीड करेंगे और फिर इसी तरह से एक स्ट्रैंड बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे एंजाइम्स आ गए और ये एंजाइम्स क्या कर रहे हैं, ये एंजाइम इस पुराने डीएनए को रीड कर रहे हैं, इस पे जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं इनको रीड कर रहे हैं और इन न्यूक्लियोटाइड्स की कॉपी कर रहे हैं इस तरफ। तो देखिए ये जो एंजाइम्स है ये क्या कर रहे हैं, ये नया डीएनए बना रहे हैं, इसलिए इन एंजाइम्स का नाम है डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज ने क्या किया, डीएनए बना दिया। अब देखिए एक तरफ को बना दिया और इसी तरह दूसरे पाँव को भी बना देंगे और फिर इस तरह नया डीएनए बनेगा। तो इसकी डिटेल में मैं नहीं जाता, ये एक और टॉपिक है, सिर्फ आपको समझा रहा हूं। ठीक है, देखें, तो अगर आप चाहते हैं कि आप इस किताब को पढ़ ले दोस्तों, तो आपने इसी तरह रख के पढ़ना है, क्लोज नहीं, इस तरह तो नहीं पढ़ सकते। आपने एक एक पेज को इस तरह से खोलना है। ठीक है, आपने एक एक पेज को इस तरह से खोलना है। तो जब आप एक एक पेज को ओपन करेंगे तभी आप इस किताब को रीड कर सकेंगे। इसी तरह ये जो एंजाइम्स है, ये डीएनए पॉलीमरेज, ये इस तरह डीएनए को रीड नहीं कर सकते। क्या करना पड़ेगा, इस डीएनए को इनके लिए ओपन करना पड़ेगा इस तरह। देखिए हमने डीएनए को क्या किया, ओपन किया। ठीक है, तो सबसे पहला जो स्टेप है, जब बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन करता है तो ये अपने डीएनए को अनकॉइल करता है। अनकॉइल मींस ये कॉइल्ड होता है, ये फिर इससे अनकॉइल करता है। तो द फर्स्ट स्टेप इज अनकॉइल डीएनए। डीएनए को क्या करो, अनकॉइल करो। अनकॉइल का मतलब देखिए दोस्तों, ये एक दूसरे से इस तरह रैप हो गई है इस तरह। ठीक है, तो क्या करना है, इसे खोलना है इस तरह, ताकि यहां पे जो न्यूक्लियोटाइड्स है और यहां पे जो न्यूक्लियोटाइड्स है वो सही तरीके से पढ़े जा सके बाय डीएनए पॉलीमरेज। जब पढ़ लेंगे तो नया डीएनए बनाएंगे। तो हमने क्या किया, डीएनए को अनकॉइल किया। दूसरा स्टेप, अनकॉइलिंग के बाद क्या करेंगे, डीएनए पॉलीमरेज इन्हें रीड करेंगे। तो रीड करेंगे तो नई डीएनए बनाएंगे। तो इस प्रोसेस को हम डीएनए रिप्लिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, डीएनए रिप्लिकेशन। तो क्या होगा, अनकॉइलिंग के बाद डीएनए रिप्लिकेशन होगी। बहुत अच्छी बात है।
डीएनए क्या हो गई, रिप्लिकेट हो गई। तो यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता हम समझाते भी जाएंगे डायग्राम में ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए दोस्तों, ये हो गई इस बैक्टीरिया की अपनी डीएनए, चलो यहाँ पे बना देता हूं, ठीक है, ये इसकी डीएनए। अब जब डीएनए अनकॉइल हो गई और रिप्लिकेट हो गई तो क्या होगी, डीएनए तो डबल होगी ना। तो देखिए, एक जानदार में दो जानदारों की डीएनए अभी मौजूद है, ठीक है, ओके। तीसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप ये है, जब डीएनए रिप्लिकेट होगा बैक्टीरिया में, हम बाइनरी फिजन की बात कर रहे हैं, मैकेनिज्म एक्सप्लेन कर रहा हूं। फर्स्ट स्टेप अनकॉइल्ड डीएनए, सेकंड स्टेप डीएनए रिप्लिकेशन, थर्ड स्टेप क्या होगी, थर्ड स्टेप ऐसी होगी कि ये जो डीएनए है और ये डीएनए जाके सेल मेम्ब्रेन के साथ कहीं जगह पे अटैच हो जाएगा इस तरह से। देखिए, ये इस तरफ अटैच हो गई, ठीक है, और ये जो डीएनए है ये कहां चली गई, ये दूसरी तरफ अटैच हो गई, मिसाल के तौर पर आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो क्या है, रिप्लिकेटेड डीएनए अटैचेस, कहां से किस चीज के साथ अटैच हो गई, अटैचेस टू सेल मेम्ब्रेन। तीसरा स्टेप भी हो गया। देखिए कितना आसान है, सबसे पहला स्टेप डीएनए को अनकॉइल किया, दूसरा डीएनए को रिप्लिकेट किया, तीसरा जब रिप्लिकेटेड डीएनए एक उस तरफ चली गई, एक इस तरफ, और किस चीज के साथ अटैच हो गई, सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो गई। वेरी गुड। तो क्या होगा, चौथा स्टेप क्या है, चौथा स्टेप ये है, जब डीएनए इस तरफ आएगी और सेलुलर ऑर्गेनेलीज और कॉपी होंगे, साइटोप्लाज्म बढ़ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया बढ़ जाएगी, और इसमें लाइसोसोम्स होंगे, और उसमें राइबोसोम्स बढ़ेंगे, तादाद ज्यादा होगी, तो सेल साइज इंक्रीजमेंट होगी ना, सेल साइज इंक्रीजेस। जब सेल की साइज इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, और से देखें दोस्तों, जब सेल का साइज इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, इस तरह से देखिए, डायग्राम को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, देखिए सेल का साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हुआ। एक कॉपी ऑफ डीएनए इस तरफ मौजूद है, एक कॉपी ऑफ डीएनए किस तरफ मौजूद है, इस तरफ मौजूद है, ठीक है। और इसी तरह प्लाज्मिड्स भी बन गए और सेलुलर ऑर्गेनेलीज भी, तो सेल का साइज क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। जब सेल का साइज इंक्रीज हुआ तो और से देखें तो क्या हो रहा है, सेल वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट होगा। क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता सेल वॉल, न्यू सेल वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। मैं लिख देता हूं यहां, न्यू सेल वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट्स, ठीक है, नया सेल वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा, ओके। ये नए सेल वॉल फॉर्मेशन को कौन एक्टिवेट करता है, यहां पे सेल मेम्ब्रेन, यहां पे साइटोप्लाज्म में एक स्पेशल प्रोटीन होता है, साइटोप्लाज्म में एक स्पेशल जगह होती है, एक स्पेशल जगह होती है जो स्पेशल प्रोटीन बनाती है। कौन सी प्रोटीन, जेड प्रोटीन, कौन सी, जेड प्रोटीन बनाना स्टार्ट करती है, ठीक है। और से देखें, जब सेल्स का साइज बढ़ेगा तो ये जो सेंटर है ये एक्टिवेट हो जाएगा। इस सेंटर को हम कहते हैं FTSZ सेंटर। कौन सा सेंटर, FTSZ सेंटर, फिलामेंटल टेम्परेचर सेंसिटिव म्यूटेंट Z सेंटर। कौन सा, फिलामेंटल टेम्परेचर सेंसिटिव म्यूटेंट Z सेंटर, ठीक है। ये सेंटर एक्टिवेट हो जाएगा। देखिए जब सेल की साइज बढ़ती जा रही है तो ये जो सेंटर है ये एक्टिवेट हो जाएगा। जब ये एक्टिवेट हो जाएगा तो ये क्या करेगा, ये इस तरह करेगा कि एक प्रोटीन बनाएगा जिसे हम जेड प्रोटीन कहते हैं, और ये प्रोटीन क्या करेगी, ये प्रोटीन नया सेल वॉल बनाने में मदद करेगी और आहिस्ता आहिस्ता क्या करती जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता इस तरह करेगी कि जो सेल मेम्ब्रेन है इसे इनफोल्ड करेगी, ठीक है, इस तरह होना शुरू हो जाएगा, इस तरह से, ठीक है। और इर्द गिर्द इसके क्या बनना शुरू हो गए, सेल वॉल।
ठीक है, इस तरह से। देखिए अब एक जो सेट ऑफ डीएनए है वो इस तरफ मौजूद है, एक सेट ऑफ डीएनए किस तरफ मौजूद है, इस तरफ। ठीक है, तो न्यू सेल वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट्स बाय पोलीमराइजेशन ऑफ FTSZ सेंटर। ये एक्टिवेट हो जाएगी, और जब ये एक्टिवेट हो जाएगी तो स्पेशल प्रोटीन्स बनाएगी, जेड प्रोटीन जिसे हम कहते हैं, और ये रेस्ट्रिक्शन स्टार्ट करेगी, ये सेल मेम्ब्रेन को इनफोल्डिंग स्टार्ट करेगी और फिर नया सेल वॉल बनाएगी दोनों के इर्द गिर्द। तो जब नया सेल वॉल बनाएगी तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता इस तरह होगा कि आखिर में देखिए ये बना एक सेल और ये बना दूसरा सेल। ठीक है, तो यही प्रोटीन इस तरह ये हो गई इसकी सेल वॉल, और इस तरह इसकी भी सेल वॉल। ठीक है, तो देखिए कितने सेल्स बने, एक सेट ऑफ डीएनए इधर, एक सेट ऑफ डीएनए इधर, तो आखिर में ये क्या होगी, डिटैच होगी एक दूसरे से। तो जब डिटैच होगी तो ये एक सेल बन गया और ये दूसरा सेल बन गया, और दोनों डॉटर सेल्स अलाइव है, दोनों डॉटर सेल्स एक्टिवेट है, दोनों के इर्द गिर्द अपनी अपनी क्या है, सेल वॉल मौजूद है। ठीक है, इस तरह से। तो देखिए बाइनरी फिजन हो गई ना, एक ही सेल था दो सेल्स में स्प्लिट हो गई, तो इसे का हम कहते हैं बाइनरी फिजन। तो स्टेप नंबर 6 क्या है, स्टेप नंबर 6 है न्यू डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड। न्यू डॉटर सेल्स फॉर्म्ड क्या हो गई, जब पोलीमराइजेशन ऑफ इट्स सेंटर्स हो गई तो इसकी वजह से नया सेल वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया। ठीक है, और यहाँ पे वही स्पेशल प्रोटीन ने यहाँ पे क्या बना दी, ग्रूव बना दी, और ग्रूव बनाने के बाद ये तो आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ आ गए एक दूसरे की तरफ, और सेल मेम्ब्रेन स्प्लिट हो गई और उसके दरमियान सेल वॉल फॉर्मेशन हो गई और दो टुकड़ों में डिवाइड हो गई सेल। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं मैकेनिज्म ऑफ बाइनरी फिजन। तो कितने स्टेप्स है आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि बाइनरी फिजन के टाइप्स कितने हैं। बाइनरी फिजन अगर आपसे कोई पूछे कि इसके टाइप्स कितने हैं तो आपने चुप नहीं रहना, आपने बताना है कि इसके तकरीबन 4 टाइप्स है। नंबर 1 है इर्रेगुलर बाइनरी फिजन। क्या, इर्रेगुलर बाइनरी फिजन। नंबर 2 है लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। नंबर 3 है ट्रांसवर्स, क्या, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। एंड नंबर 4 है ओब्लीक बाइनरी फिजन। इर्रेगुलर में क्या होता है, इर्रेगुलर में इस तरह नहीं होता कि जानदार की बॉडी साइमेट्रिकली डिवीजन करे। साइमेट्रिक मींस दोनों साइड एक जैसे हो, दिस इज एसाइमेट्रिक डिवीजन। ये अमीबा में होता है, अमीबा में तकरीबन इर्रेगुलर बाइनरी फिजन होता है। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन जो है ये यूग्लिना में होता है, यूग्लिना। ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन जो है ये पैरामेशियम में होता है। किस चीज में, पैरामेशियम में। और ये जो ओब्लीक है ये सेरेटम में होता है, सेरेटम। तो आहिस्ता आहिस्ता आपने ये भी सीख ली कि बाइनरी फिजन किन जानदारों में होता है। ठीक है, तो यह मैं अभी और एग्जांपल्स भी दूंगा। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि बाइनरी फिजन के कितने टाइप्स हैं तो चुप नहीं रहना। इर्रेगुलर बाइनरी फिजन, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन और ओब्लीक बाइनरी फिजन। तो इर्रेगुलर जो है ये बॉडी के किसी जगह से भी इतनी जगह कट गई तो ये एक टुकड़ा हो गया, ये दूसरा टुकड़ा, तो इर्रेगुलर। लॉन्गिट्यूडनल अगर हम देखें तो इस तरह से, फॉर एग्जांपल ये जानदार है तो इस तरह से कट जाएगा 2 टुकड़ों में। ट्रांसफर जो है फॉर एग्जांपल ये अगर जानदार है तो इस तरह से कट जाएगा। और ओब्लिक जो है अगर ये जानदार है तो ये इस तरह से
डिवाइड हो जाएगा 2 डॉटर सेल्स में। तो ये हो गई टाइप्स ऑफ बाइनरी फिजन। अब एग्जांपल्स में आते हैं कि इसके एग्जांपल्स क्या है। फॉर एग्जांपल ये बाइनरी फिजन किन जानदारों में होता है? तो दोस्तों बाइनरी फिजन होता है बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया में होता है, यूग्लिना में होता है, पैरामीशियम में होता है, पैरामीशियम, यहां पे अमीबा भी है, अमीबा में होता है, सेराटम में होता। ठीक है, तो आपने कुछ एग्जांपल्स याद रखने हैं कि क्लेमाइडोमोनास में होता है, क्लेमाइडोमोनास इसमें भी होता है। तो ये हो गई दोस्तों बाइनरी फिजन आप सबके लिए। इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ कि अगले लेक्चर में मल्टीपल फिजन को एक्सप्लेन करूँ। तो अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर लिखना है कि लेक्चर आपको पसंद आया या नहीं। ये बातें बहुत ज़रूरी है याद रखने के लिए। ये ज़रूरी नहीं कि आपने डिफिनीशन की और फिर एग्जांपल्स दे दिए, ये ज़रूरी नहीं है। आपने डायग्रामेटिकली आगे जाना है और मैकेनिज्म एक्सप्लेन करना है। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।